इमरान खान वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट गए, पर धांधली की तहकीकात के लिए कायम होने वाली अदालती कमीशन में MI और ISI को शामिल करने की नई शर्त आयद कर दी। वजीर आजम का कामयाब दौरा चीन, मईशत संभल जाएगी, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 31,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। IMF से मुज़ाकरात और दौरा चीन हुकूमत को काम आ रहे हैं। लैंड माफिया की सरपरस्ती में बुजुर्ग शहरी पर पुलिस जुल्म की अनोखी और अफसोसनाक दास्तान प्रोग्राम का आज हिस्सा होगी। और ऑपरेशन खैबर वन में कलदम लश्कर इस्लाम निशाने पर हलाकतों के साथ साथ अहम कमांडर भी हथियार डाल रहे हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा और मैं हूं सना मिर्जा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी टॉप स्टोरी वही है जिसका जिक्र किया जा रहा है आज दिन भर टीवी चैनल्स के ऊपर। इमरान खान जिन्होंने गुज़िश्ता रोज रहीम यार खान में जलसा आम से खिताब किया। एक नई डेवलपमेंट जो कल सामने आई थी, यानी कि इमरान खान अपने उस मुतालबे से जो कि सरे फहरिस्त था वजीर आजम के इस्तीफे से मुताल्लिक बज़ाहिर पीछे हटते हुए नजर आए हैं। इमरान खान ने जो मशवरा दिया है हुकूमत को वो ये है कि अब ना सिर्फ ये कि वजीर आजम या नवाज शरीफ अपने ओहदे के ऊपर फाइज रह सकते हैं, वो अपने धरने भी जारी रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि 6 हफ्तों के अंदर अपनी तहकीकात को मुकम्मल भी करे और इसके साथ इस जुडिशल कमीशन के अंदर MI और ISI के एहलकारों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कल के अपने खिताब में एक और हम बात जो कही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के हवाले से, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जिनका नाम सामने आ रहा था, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि तसद्दुक़ जिलानी साहब आप इस ओहदे पे मत आए क्योंकि आपके ऊपर एतराजात हैं। ऐसा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को एतमाद हो। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये रही कि जिलानी साहब ने खुद ही इस ओहदे के हवाले से माजरत कर ली है। जी हाँ, जैसा कि आपने भी कहा कि इमरान खान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से कुछ पीछे हटें, यानी वजीर आजम इस्तीफा ना दें और इमरान खान जो हैं वो धरना जारी रखें, लेकिन उन्होंने जो मुतालबा किया है इससे लगता यह है कि मजीद मामला पेचीदा हो गया। इमरान खान जो माजी में ये कहते रहे कि धरना सिर्फ 2 सूरतों में ख़त्म हो सकता है, एक तो ये कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें या दूसरा ये कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाए या कुछ उन्हें हो जाए, तभी धरना ख़त्म हो सकता है, वरना धरना ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के कमीशन से 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और अगर ये मुजव्वज़ा कमीशन इस माह के इख्तिताम से पहले बन जाए और 6 हफ्तों में अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले और अगर ये कह दे कि इंतखाबात में धांधली नहीं हुई तो इमरान खान धरना खत्म कर देंगे, वरना हुकूमत को जाना होगा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमीशन तक ही बात महदूद होती तो शायद मामला बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि इस मकसद के लिए हुकूमत पहले ही सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर चुकी है और वजीर आजम अपने मवासलाती खिताब में कौम से इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जो कहा, जो मुतालबा किया वो कुछ इस तरह से था कि जुडिशल कमीशन कायम हो और उसके अंदर ISI और MI के लोग भी शामिल हों। मियां साहब आपको ऑफर दे रहा हूं, ऑफर मैं ये दे रहा हूं और ये मेरा अहम ऐलान है, मैं ऑफर ये दे रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक कमीशन बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे और वो उस कमीशन के अंदर MI के और ISI के लोग बैठाए जाए। वो कमीशन 4 से 6 हफ्ते में तफ्तीश करे कि धांधली हुई या नहीं हुई। जब तक वो 6 हफ्ते कमीशन तफ्तीश कर रही है, नवाज शरीफ इस्तीफा ना दे और हम भी धरना चलता रहेगा, हमारा धरना भी चलता रहेगा, आप भी बैठे रहें। लेकिन उसके बाद अगर उसका फैसला आया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, मियां साहब आपको देना पड़ेगा, इलेक्शन करवानी पड़ेगी।
इमरान खान जो कि कल के खिताब में ये कह रहे थे कि आप भी बैठे रहें, हम भी धरनों में बैठे रहेंगे। जुडिशल कमीशन 6 हफ्तों के अंदर तहकीकात जब तक मुकम्मल कर सकता है। लेकिन ये वही इमरान खान है जिन्होंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि अगर वजीर आजम की सीट के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब बैठे रहते हैं तो फिर जुडिशल कमीशन की तहकीकात का कोई फायदा नहीं होगा। मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और वो इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक तुम प्राइम मिनिस्टर हो, रिजाइन करो, गवर्नमेंट रहे, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन इंक्वायरी के अंदर क्योंकि तुम शामिल हो, तुम्हारे नीचे गैर जानिबदार इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसलिए पहले इस्तीफा दो, इंक्वायरी हो, और अगर मैं गलत साबित होता हूं, मैं आपसे जाके माफी मांगूंगा। अगर आप गलत साबित होते हैं, मेरे पास सबूत है, आप होंगे, जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप नहीं खोल रहे इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तकरीबन हर रोज़ ही इस तरह के ऐलानात करते रहे हैं और इस तरह के दावे करते रहे हैं कि वज़ीर आज़म जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे उस वक्त तक उनका धरना ख़त्म नहीं होगा, उनका एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, और हमेशा मशरूत करते रहें कि एक कमीशन बने। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बात कही कि कमीशन भी बने, उसमें MI और ISI के लोग भी शामिल हों। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ अर्सा पहले की ही बात है, इमरान खान खुद MI के एक ब्रिगेडियर का जिक्र करते हुए इस इदारे पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि इस इदारे के लोग भी इसमें शामिल रहें, यानी मुबैना धांधली जो हुई 2013 के इंतखाबात में। फौज का इस अरसे में उसको मालूम नहीं था, क्योंकि मे इलेक्शन में उस वक्त एक केयर टेकर सेटअप था। फौज बड़ा हमें इंडिकेशन है कि लाहौर के अंदर एक MI के अंदर थे ब्रिगेडियर, उन्होंने मदद की है इस रिगिंग में। MI ने लाहौर में इलेक्शन, अब ये नहीं मैं कह सकता कि ये फौज का प्लान था या नहीं था, लेकिन हमारे पास जो हमने पूरे सबूत गैदर किए हैं, अपने तौर पे किया उसने। मैं उसका नाम जानना चाहूंगा। नहीं, मैं नाम नहीं अभी बता सकता, ये सारा इंशाल्लाह आपको 11 मई को सबके सामने आएगा। जुडिशल कमीशन के मामले के बाद अब आ जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर जब गुज़िश्ता रोज के जलसे में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूं। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का नाम आ रहा है। जिलानी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें आप पे इत्मीनान नहीं कि आप गैर जानिबदार होंगे, इसलिए आपको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। इन दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुखमुखा से हम इलेक्शन कमीशन नहीं कबूल करेंगे। जी हाँ, ये इमरान खान साहब का एक नया यूटर्न था, क्योंकि इससे पहले वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बारे में कुछ मुख्तलिफ राय रखते थे। चीफ जस्टिस जिलानी साहब है और नासिरुल मुल्क साहब, अल्लाह करे कि ऐसे लोग और आए, ये जबरदस्त लोग हैं। मैं आंखें बंद करके इनको ट्रस्ट करता हूं। आप चेंज तो नहीं करेंगे स्टेटमेंट? आपने इफ्तिखार साहब के बारे में भी मैंने इफ्तिखार साहब को इसलिए ट्रस्ट किया, मैंने समझा कि जो एक मिलिट्री डिक्टेटर का प्रेशर ले जाए उसके ऊपर तो कोई और प्रेशर डाल ही नहीं सकता। इमरान साहब के मुख्तलिफ वक्तों के मुख्तलिफ गुफ्तगू आपने सुनी और मुख्तलिफ राय भी आपने जानी। ये भी आपको बताएं कि आज इमरान खान के जलसे के बाद इसहाक डार और सेनेटर परवेज रशीद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें इसहाक डार साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हुकूमत चाहे भी तो ऐसा कोई कमीशन नहीं बनाया जा सकता है। कमीशन में एजेंसियों के लोग नहीं होते हैं बल्कि जजेज होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत अब भी तैयार है। अब देखना यह है कि आया हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर, जो कि काफी अरसे से वीरान पड़ी है, वापस आते हैं या फिर नहीं। हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार और सहाफी मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसे कह सकते हैं कि इमरान खान की जानिब से जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से एक यू टर्न लिया गया है? नहीं, मेरा ख्याल यू टर्न नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बुनियादी बात की है कि उन्होंने 88 दिन तक जो तहरीक चलाई है अब तक, जिसको आज मेरा ख्याल है 89 डे हो गया है, उस वक्त तक इनकी पोजीशन ये थी कि उस वक्त तक कोई भी इंक्वायरी जो है फेयर नहीं हो सकती जब तक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मौजूद हैं। और आज भी जो उन्होंने अपने कल के बयान की वजाहत की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत और PTI इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गई थी कि जुडिशल कमीशन के लिए जो है ISI और MI के लोगों से भी ताउन लिया जाएगा। जो उन्होंने कहा
सवाल ये है कि उस वक्त अगर दोनों मुत्तफिक हो गए थे तो फिर ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई गई, लेकिन गालिबन उस वक्त ये इसरार कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। तो क्या वजह है कि आज जो उन्होंने बात की है कि मैं नई ऑफ़र देता हूं और वज़ीर आज़म जो है वो अब इस्तीफ़ा नहीं दें, तो उससे नज़र ये आता है कि ख़ुद PTI के अंदर अब ये राय बन रही है कि शायद हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं ले पाएँ, लिहाजा उन्होंने एक ऐसी ऑफ़र की है कि जिसके बकौल उनके कि गालिबन उनको पार्लियामेंट्री सपोर्ट हासिल हो जाएगी दीगर जमातों की। लेकिन हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पे आ गया है कि ये तजवीज़ जो है काबिल कबूल नहीं है। अब देखना ये कि इमरान खान नई चीज़ क्या करते हैं। एक तो उन्होंने कन्फ्रंटेशन का इशारा दिया है, तसादुम की तरफ जाने की बात की है कि अगर ये बातें तस्लीम नहीं होती तो 30 नवंबर के बाद जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुझे लग ये रहा है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अभी आपने बात की, अब हमने बदकिस्मती से अदलिया को इतना ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया है कि शायद जुडिशल कमीशन की बात पे इत्तेफाक राय हो भी जाए तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट खुद माजरत कर लेगी। इस तरह हमने मुतनाज़ा बना दिया है। हमने तमाम साबिक जजेस को सियासी जमातों में तकसीम कर दिया है। 3 चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के नाम थे जो नाम शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तीनों मुतनाज़ा बना दिए गए। आखिरी तसद्दुक जिलानी पे तकरीबन इत्तेफाक राय होता जा रहा था, लेकिन कल इमरान खान के जलसे में जो उन्होंने बात की उसके बाद आज उन्होंने माजरत कर ली। अब इसमें लगता ही है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं तारिक परवेज साहब, गालिबन उन पे इत्तेफाक राय हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से गालिबन ये शायद उनसे मजीद वक्त मांगना। मजहर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तो जानूंगा, पहले ये बताएं कि जो उन्होंने बात की कि MI और ISI के लोग भी कमीशन में शामिल हों, फिर उसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी, तो इस वजाहत के बाद अब हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और कोई कमीशन तश्कील देने के लिए बाकायदा बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस उस तरह से मौजूद नहीं थे, सिर्फ कह दिया गया था कि आप कमीशन बना दें। तो क्या अब इसमें पेशरफ्त हो सकेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि इमरान खान को बजाय इसके कि उन्होंने जलसे आम में ये ऑफर पेश करनी थी, उन्हें कहना चाहिए था कि हमारे पास एक ऑफर है और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात में वो ऑफर हम पेश करेंगे। और हुकूमत को भी यही जवाब देना चाहिए था कि मुज़ाकरात होते, मुज़ाकरात की टेबल पे ये बात की जाती, और जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत और PTI में इत्तेफाक राय हो गया था, तो अगर मुज़ाकरात होते और मुज़ाकरात में ये बात की जाती और फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे पे इसरार नहीं किया जाता जैसा कि उन्होंने कल जलसे में कहा है, तो ये मसला बड़े आराम से हल हो सकता था। ठीक, और ये बताएं कि हुकूमत को अब क्या करना चाहिए? अब एक ऑफर आ गई है उनके पास, 30 तारीख की इमरान खान की डेडलाइन भी है, हुकूमत क्या कर सकती है कि इस जो ये प्रपोजल जो है इमरान खान का, इसको में संजीदगी ज़रा पैदा करे और वाकई इसको टेबल पर लेकर आ जाएं और बातचीत कर लें? देखिए, एक तो आज उन्होंने वजाहत की है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जुडिशल कमीशन के अंदर ISI और MI को नहीं चाह रहे, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन हो उसमें उनकी मावनत हासिल की जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मावनत पहले भी होती रही हैं। लेकिन बेहतर जो है वो मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन अगर बात की जाए, जुडिशल कमीशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन कमीशन अगर बनाया जाए जिस तरह डॉक्टर शोएब सडल का कमीशन था, उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो किसी भी एजेंसी से मावनत भी ले सकता है, हत्ता कि क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर की पावर्स भी उसके पास होती हैं और वो गिरफ्तार करने का भी पावर्स उसके पास होती हैं। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन कमीशन की तरफ अगर जाया जाए तो ये बात हल हो सकती है। जुडिशल कमीशन पे अगर इत्तेफाक राय है और आज इमरान खान की वजाहत के बाद कि वो जुडिशल कमीशन में ISI और MI को नहीं चाह रहे, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल सकता है और गवर्नमेंट को मुज़ाकरात के लिए ज़रूर उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि अब जो मेन हिच है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, उस हिच से इमरान खान विड्रॉ कर गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी है। तो मजीद साहब, इसका मतलब है कि मुज़ाकरात को फौरी तौर पर हुकूमत को शुरू करना चाहिए, एक पॉजिटिव नुक्ता मिल सकता है। ये बताएगा कि जो MI और ISI को शामिल करने की तजवीज़ दे रहे हैं इमरान खान साहब, दूसरी सियासी जमातें इस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकती हैं? देखिए, कमीशन के मेंबर के तौर पे तो वो हो ही नहीं सकते, आईनी तौर पे नहीं हो सकते। वो जुडिशल कमीशन में कभी भी उसके मेंबरान में
ISI, MI या IB या किसी भी इस तरह की एजेंसीज के लोग नहीं हो सकते। हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशल कमीशन इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसमें उनकी मावनत ली जा सकती है। देखिए, इंक्वायरी कमेटी जो जुडिशल कमीशन बनता है वो इंक्वायरी एक्ट 1956 के तहत बनता है और उसकी रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं हुआ करती। अब बहुत से कमीशंस बने, उनकी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, हुकूमत की फाइल्स में पड़ी हुई हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज़ हुकूमत को करना चाहिए कि आज की वजाहत के बाद इमरान खान को बराह रास्त इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए और इमरान खान को खुद मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये मसला हल हो सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है, जुडिशल कमीशन पे इत्तेफाक राय हो सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिस तरह उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन आप छोड़ दें कमीशन के ऊपर, वो जाहिर है जब रिगिंग की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो ISI से भी रिपोर्ट ले सकते हैं, MI से भी ले सकते हैं, IB पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कम से कम मुज़ाकरात तो शुरू होने चाहिए आज की वजाहत के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार। इमरान साहब की तरफ से वजाहत आ गई और अब समझाया जा रहा है कि हुकूमत को कदम आगे बढ़ाना होगा। हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस पर हम बात करेंगे, बिलखुसूस इमरान खान साहब की इस बात पर कि पहले कमीशन बना दिया जाए और उसमें जो उसकी वजाहत भी आ चुकी है उनके बयान की, उसके बाद जो पेशरफ्त होगी इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। साथ साथ हम बात करेंगे चीन की भी। पाकिस्तान का देरीना दोस्त, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दौरा किया और पाकिस्तान को अंधेरों से निकालने और तरक्की के रोशन रास्ते पर डालने के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दौरा चीन किया और $45 अरब के 19 मुआहदे किए हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में बिजली आ गई तो समझो सब कुछ आ गया। पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर तरक्की के रोशन रास्ते पर चलने का अमल अब शुरू हो गया है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरा चीन में पाक चीन 19 मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। 2025 तक ये मुआहदे जो हैं इन पर अमल दरामद किया जाएगा, मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। $45 अरब लागत आएगी और $34 अरब के मंसूबे सिर्फ तवानाई के शोबे में शुरू किए जाएंगे, जबकि $11 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे के लिए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क में बिजली का एक बहरान है, तवानाई का एक बहरान है और ये तवानाई का बहरान अगर ख़त्म हो जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं जो दूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म खासे पुरुमीद लगता है क्योंकि जब वहाँ पहुँचकर उन्होंने गुफ्तगू की थी मुख्तसर मीडिया से तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो दौरा है मेरा चीन का, ये गेम चेंजर से भी एक आगे की चीज़ साबित होगा और अब देखना यह है कि आया कितना मुस्बत साबित हो सकता है वज़ीर आज़म का दौरा है चीन। इस दौरे में उनके हमरा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, उनसे ही हम जरा असल हाल लेते हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दौरा चीन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पाकिस्तान के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए किस हद तक फायदेमंद साबित होगा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत को जो पिछले 3 माह में धरनों की सियासत से धचके लगे थे, अचानक अल्लाह ताला के फजल से उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। एक तरफ चाइना के साथ हमारा वो ताल्लुक दोबारा बहाल हुआ है और वो मुआहदे जो चीन के सदर के दौरे के मुलतवी होने के नतीजे में इल्तवा के शिकार हो गए थे, उन पर दोबारा दस्तखत हो गए हैं। और दूसरी तरफ IMF ने भी हमारी इक्तसादी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। उसका आपने इमीडिएट नतीजा ये देखा कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल टाइम हाई अपनी जो सतह है उसको अबूर किया, 31,000 से ऊपर चली गई है। अब असल बात यह है कि चीन के साथ जो कामयाबी हमें हासिल हुई है, ऐसे मौके कौमों को रोज़ रोज़ नहीं मिलते और ये जो मुआहदा है इसमें दोनों मुल्कों के लिए बहुत फ़ायदा है। जहाँ पाकिस्तान में खतीर सरमायाकारी से तवानाई का बहरान हल करने में मदद मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क के अंदर बनेगा, उससे रोज़गार पैदा होगा, यहाँ पर इकॉनमी तरक्की करेगी। साथ के साथ चाइना को वेस्ट चाइना की तरक्की के लिए मुख्तसर तरीन बाहर की दुनिया के लिए राहदारी मिलेगी, जिसमें गवादर पोर्ट उनके लिए एक नया गेटवे साबित होगा, उनकी जो मगरबी चाइना है उसके लिए। तो इस कॉरिडोर मंसूबे में दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात हैं और एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, देखिए आज दुनिया में हर मुल्क अपने अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अपनी स्टेबिलिटी को सेल कर रहा है। वो दुनिया को ये कहता है कि देखिए हमारा इस्तेकाम देखिए, हमारे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ देखिए, हमारे मुल्क के अंदर अमन देखिए और यहाँ पे सरमायाकारी करें।
अगर ये धरनों की सियासत और इसी तरह की जो हमारा धरनों की सियासत पर मैं आपसे सवाल करता हूं, तो फिर ये फरमाइएगा कि ये जो मुआहदे किए गए ये मजमूई तौर पर कितनी मालियत के मुआहदे हैं, और ख़ास तौर पर तवानाई का बहरान क्या आपकी हुकूमत जब अपनी मुद्दत पूरी करेगी उससे पहले पहले ख़त्म हो चुका होगा अगर ये मंसूबे लग जाते हैं पाकिस्तान में? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि 45 अरब डॉलर का एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 34 अरब डॉलर तवानाई के लिए हैं, 11 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कराची लाहौर मोटरवे का मंसूबा, कराकोरम हाईवे का मंसूबा, गवादर की बंदरगाह, गवादर पे नया हवाई अड्डा, गवादर में एक इकनॉमिक जोन, इसी तरह लाहौर में ऑरेंज लाइन का मैस ट्रांजिट का प्रोजेक्ट, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। तवानाई के शोबे में इब्तदा में पहले मरहले के अंदर 10,400 मेगावाट के मंसूबों पर काम शुरू होगा, और ये फौरी तौर पे अगले साल के अवाइल से इंशाल्लाह इन पर काम शुरू होगा। और इनमें 9,000 मेगावाट के ऐसे मंसूबे हैं जिनको 2017 और 18 के अंदर मुकम्मल करने की टाइमलाइन रखी गई है। मैं इस बात की भी वजाहत कर दूं कि जितने तवानाई के मंसूबे हैं इनमें से एक भी मंसूबा किसी कर्ज के तहत नहीं लगेगा। तमाम मंसूबे इन्वेस्टमेंट हैं, सरमायाकारी हैं, IPP मोड के अंदर लग रहे हैं जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान में आएगी। और इसकी जो एक ख़ास बात है कि जो कोयले की तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो थर के कोयले के ज़खायर जो 65-67 साल से मुदफन थे, दफन हुए थे, उनमें 2 कोयले की माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और 2 वहां पर उस कोयले से पावर बनाने के मंसूबे हैं। और अगले 10 सालों के अंदर इंशाल्लाह 10 मंसूबे थर के अंदर लगेंगे जिससे 6,600 मेगावाट पैदा होगी, और थर जहां आज कहत है वो पाकिस्तान का एनर्जी कैपिटल बन जाएगा। ये बात भी मैं वाजे कर दूं कि खान साहब ने फरमाया कि जी ये वजीर आला पंजाब चले गए, इन मंसूबों का ताल्लुक 4 सूबों के साथ है। KPK के अंदर 900 मेगावाट का सुखी किनारी हाइडल मंसूबा शामिल है, कश्मीर का इसमें मंसूबा करोड़ का शामिल है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर गवादर पे पावर स्टेशन लगाने का मंसूबा है, सिंध के अंदर जहां थर के मंसूबे हैं, साथ में बिन कासिम और हबको के ऊपर मंसूबे शामिल हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर, तो 4 सूबों के मंसूबे इसमें शामिल हैं। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि ये तमाम के तमाम सरमायाकारी से आएंगे और उस एनर्जी पॉलिसी के जरिए आएंगे जो दुनिया के तमाम सरमायाकारों के लिए ओपन है। कोई अगर अमेरिका से आना चाहे, यूरोप से आना चाहे, मशरक़ वस्ता से आना चाहे, पाकिस्तान से आना चाहे, कोई उसमें खास रायत नहीं दी गई चीन के सरमायाकारों को। लेकिन ये चीन की पाकिस्तान से दोस्ती की अलामत है कि उन्होंने ऐसे हालात में कि जब यहां पे कोई 10 अरब डॉलर 10 डॉलर नहीं लेकर आता, अरबों डॉलर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें इस पाकिस्तान दोस्ती का कदर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे इकबाल साहब आपने भी खास जिक्र किया है तो आपसे जरा उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। जुडिशल कमीशन का उन्होंने गुज़िश्ता रोज जिक्र किया था अपने खिताब में, फिर कहा था कि ISI और MI को भी उसमें शामिल किया जाए। डार साहब ने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कमीशन नहीं बन सकता है, कमीशन में जजेस होते हैं, एजेंसीज के लोग नहीं होते। इमरान खान साहब ने वजाहत कर दी है कि वो ये चाहते हैं कि एजेंसीज के लोग मावनत करें, उसके रुकन भले ना बने। अब ये बताएं कि हुकूमत का इस पर फिर क्या जवाब होगा? देखिए, हुकूमत ने तो ईद से पहले मैंने खुद पेशकश की थी कि आप बातचीत की तरफ आएं और ये धरने ख़त्म करें। कंटेनर्स की सियासत लोगों ने सपोर्ट नहीं की और आप मकासद हासिल नहीं कर सके और दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। और हम मुसलसल उन्हें कहते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के लिए वज़ीर आज़म ख़त लिख चुके हैं और मैं ये भी बताऊं कि उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखे हुए हैं। उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन इस बात की तहकीकात करे कि क्या किसी किस्म की मुनज़्ज़म धांधली हुई इलेक्शनों में, क्या अदलिया ने, इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात की तरफदारी की, किसी की मुखालफत की। इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट को हम रेफरेंस लिखकर भेज चुके हैं। असल मसला यह है कि खान साहब कहते हैं कि इट इज़ माई वे और हाईवे, या मेरी बात मानी जाए या मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। एक एक करके पाकिस्तान के बहुत मुस्तनद लोग हैं, उनको ये मुतनाज़ा बना रहे हैं। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, जिनका सब लोग एहतराम करते हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या कहा। चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे, उनको इन्होंने मुतनाज़ा बना दिया। अब जनाब जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब नहायत मोहतरम और क्रेडिबल नाम है और बहुत उनकी एक इज्जत है, उनको जलसों में मुतनाज़ा बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं लगता। यहाँ तो मुझे लगता है कि खान साहब के शर से और इनके पगड़ी उछालने से हर शरीफ आदमी एक तरफ होगा कि मुझे क्या जरूरत है इस खेल के अंदर आऊं।
और फिर आप ये देखिए कि ISI और MI हमारे मुल्क के मुक्तदर इदारे हैं, हसास इदारे हैं, कौमी इदारे हैं। इस वक्त इलेक्शन का मामला ऐसा है कि जो एक सियासी तनाजा है कि खान साहब का एक मौकफ है, दूसरी जमातों का दूसरा मौकफ है। लेकिन अब खान साहब ने एहसन इकबाल साहब को सियासत में मुदाखलत करके, एहसन इकबाल साहब कथा कलाम एक माजरत है, उन्होंने थोड़ी वजाहत कर दी है, तो अब हुकूमत क्या इस पे क्या राय देगी कि क्या ऐसी? मैं आपको ये बताऊं, नहीं, उन्होंने वजाहत, उनकी वजाहत कोई मतलब नहीं रखती। वो स्टिल ये कह रहे हैं कि इन इदारों को आप मुलव्वस करें, ये तहकीकात करें। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ISI और MI ये कहते हैं कि जी पिछले इलेक्शन जो है वो उनमें धांधली हुई खत्म हो, तो वो एक सियासी पोजीशन ले रहे हैं, उनके ऊपर PTI की तरफदारी का चस्पा लेबल लग जाएगा। अगर ISI और MI कहते हैं कि नहीं जी पिछले इलेक्शन ठीक थे, शफाफ थे, कोई धांधली नहीं हुई, खान साहब उनकी भी पगड़ी उछालना शुरू हो जाएंगे। कल तक वो कह रहे थे कि एक MI का ब्रिगेडियर ने सारे इलेक्शन तब्दील कर दिए, आज वो कहते हैं कि MI को आप ऐसे सवाल ये है कि अब इमरान खान साहब ने इसकी वजाहत कर दी है। अब वो कहते हैं कि कमीशन का हिस्सा ना हो, और ये एक प्रैक्टिस भी है कि जब कमीशन बनता है तो वो तमाम इदारों से मालूमात हासिल करता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाती हैं तो फिर इसमें क्या मसला है? वो हो सकता, देखिए मैं ये कहता हूं कि हमें फौज के इदारों को सियासी झगड़ों से दूर रखना चाहिए। इस वक्त आप भी देखिए कि ऑपरेशन अज़्ब हो रहा है, हमारे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ये इदारे कौम के इदारे हैं, इनके ऊपर पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, सब लोगों का गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। इनको आप सियासी झगड़ों में घसीट के आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आपका एतमाद इलेक्शन कमीशन पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे कोई जज आपके एतमाद पे पूरा नहीं उतरता, हुकूमत की मशीनरी आपके एतमाद में नहीं, पार्लियामेंट आपका एतमाद नहीं है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, लेकिन झगड़ा कलामी की बात है, लेकिन झगड़ा किसी मुदब्बिर ने खत्म तो करना है ना बिलाखिर। अब खान साहब ने बड़े वक्त के बाद कुछ लचक का मुजाहरा किया है, उनसे हमेशा शिकायत की जाती रही कि वो बेलचक रवैया रखते हैं। अब वो वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट गए। क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल फायदा उठाएंगे, और बहुत मेहरबान देर की आते आते वाली बात है। अगर यही मुतालबा उस वक्त ये मान जाते जब इनसे बातचीत हो रही थी तो सारे मामला खत्म हो चुके होते। अब भी हम तैयार हैं, आए बैठें। आपको पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बैठी है, इंतखाबी इस्लाहात की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे रही है, उसके अंदर इन्हें शामिल होना चाहिए ताकि पूरे मुल्क के इत्तफाक और इत्तेहाद से अगले इलेक्शन को हम बेहतर बना सकें। लेकिन आप साइड पर बैठ के एक तरफ कनपट्टी पर पिस्तौल रखी हुई आपने कि मैं 30 नवंबर के बाद ये कर दूंगा, 30 नवंबर के बाद वो कर दूंगा, नवाज शरीफ ये कर दे, नहीं तो फलाना वो कर दे। ऐसे मुख्तसरन के अंदर आके आप लोगों को 30 तारीख से पहले मामला को कंट्रोल कर लेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इन्हें पूरी कोशिश करेंगे कि बातचीत की तरफ लेकर आएं, इनसे मामला तय करें। लेकिन अगर इन्होंने कोई उस पर हटदर्मी दिखाई तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम अब मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। इनका सिर्फ एजेंडा मुझे ये लगता है कि ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को 4 साल ना मिलें, तवानाई के मंसूबे ना लगें। अगर ये हुकूमत कामयाब हो गई तो अगला इलेक्शन भी हाथ से निकल जाएगा और 2023 तक मैं 72 साल का हो जाऊंगा, मैं फिर वजीर आजम कैसे बनूंगा? ये सिर्फ अपने एजेंडे के ऊपर, अपनी वजारत उज़्मा के लालच के अंदर पूरे मुल्क को होस्टेज बना रहे हैं। आवाम पाकिस्तान के समझते हैं कि सियासी बेयकीनी, सियासी इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। अब हम पर जिम्मेदारी है, हमारे दोस्त मुल्क हम पे एतमाद कर रहे हैं, हमने अपनी मैच्योरिटी का सबूत देना है कि हम इस मुल्क के अंदर अमन कायम रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यकीनी तौर पर पूरी कौम को अपनी हुकूमत की तरफ भी देखना है कि वो ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करे कि मामला ठीक हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर हाथ मौजूद थे। और सना, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि अब जिम्मेदारी है पूरी कौम की कि जब चीन जैसा दोस्त मुल्क यहाँ पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, एक ऐसे वक्त में कि एहसन इकबाल के नज़दीक यहाँ पर कोई $10 लाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मुदब्बिराना फैसले करने होंगे और मामलात को बहुत जल्द ठीक करना और मईशत में बेहतरी नजर भी आ रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि KSE 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 31,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इस पर बात होगी एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।